मेरा नाम दीपिका है। मैं एक बड़े से घर में पली बड़ी थी, क्योंकि मैं उस घर की नौकरानी की बेटी थी। वहाँ के लोगों ने मुझे प्यार दिया था और हमेशा उन्होंने अपनी बेटी के साथ मुझे उसकी सेवा करने के लिए रखा था। मेरा सारा जीवन मेरी मालकिन की बेटी नम्रता के साथ गुजरा था। जब मेरी मालकिन की बेटी की शादी हुई तो मुझे उसके साथ उसकी नौकरानी बनाकर ससुराल भेज दिया गया। वहां जाने के बाद मेरा दिल मेरी मालकिन की बेटी के देवर पर आ गया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी शादी किसी तरह इसी घर में हो जाए। तो फिर मैं भी इस घर में नौकरानी नहीं बल्कि मालकिन बनकर रहूंगी, जिस तरह मेरी मालकिन की बेटी रहती है। बस यही सोचकर मैंने अपनी मालकिन की बेटी के देवर पर डोरे डालने शुरू कर दिए, क्योंकि मैं भी उनके घर की दौलत की हिस्सेदार बनना चाहती थी। जैसे तैसे मेरी शादी तो उसके साथ हो गई थी, मगर शादी के बाद मुझमें पर एक ऐसी सच्चाई खुली जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। क्योंकि मेरा पति तो मैं और नम्रता छत पर खूब जोर जोर से हंसकर बातें कर रहे थे। हम दोनों की उम्र उस समय सिर्फ 9 साल थी। नम्रता सिर्फ मुझसे 3 महीने छोटी थी। कई सालों पहले मेरी माँ यहाँ पर नौकरी करने के लिए आई थी। ये बहुत बड़ा सा बंगला था और इन लोगों ने मेरी माँ पर बहुत सारे एहसान किए थे। सारी जिंदगी मेरी माँ ने इन लोगों का नमक खाया था और इन लोगों की सेवा की थी, इसलिए इन लोगों ने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला था। नम्रता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, जबकि मैं भी अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ ने मुझे अकेले ही पाला था, क्योंकि जब मैं 6 महीने की थी मेरे पिता तभी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। और मेरी माँ ने लोगों के कहने पर भी सिर्फ मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की थी और वह इस घर में मुझे लेकर आ गई थी। यहाँ के मालिक मालकिन ने मेरी मम्मी पर तरस खाकर उन्हें नौकरी दे दी थी और इस तरह मेरी मम्मी ने इन लोगों की खूब सेवा की। कई साल इसी तरह से गुजर गए थे। नम्रता और मेरी बचपन से ही एक गहरी दोस्ती थी। हम दोनों एक साथ एक ही स्कूल में जाया करते थे, क्योंकि मेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा मालकिन उठाया करती थी। वह यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहते हैं और एक दूसरे के बिना हम दोनों खाना भी नहीं खाते। इसलिए उन लोगों ने मुझे अपनी बेटी से कभी भी कम नहीं समझा था। मैं और नम्रता अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, मगर एक बात जरूर थी। नम्रता बचपन से ही बेवकूफ थी। वह एक ऐसी आदत की लड़की थी जो उसे जैसा भी कहता था वह उसे बिना सोचे समझे ही मान लिया करती थी। अगर कोई उसे आसानी से बेवकूफ बना देता तो वह बन जाती थी। लोगों की बातों में आना उसकी आदत थी। उसको उसके माता पिता बहुत समझाते थे कि लोगों की बातों में आसानी से मत आया करो, मगर वह तो ऐसी थी कि अगर कोई उससे हंसकर बात कर लिया करता था या फिर उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दिया करता था तो वह उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाती थी। बचपन से लेकर जवान होने तक का सफर नम्रता का बड़ा ही बेवकूफ़ी भरा गुजरा था। मैं जब 15 साल की हुई तो मेरी माँ मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई। मैं अपनी माँ के मरने पर बहुत रोई थी, क्योंकि सारी जिंदगी मैंने ना तो अपने किसी रिश्तेदार को देखा था और ना ही मैं किसी को जानती थी। जब से आंख खोली थी और जब से होश संभाला था सिर्फ अपनी माँ को ही अपना सब कुछ मानती थी। मगर माँ के मरने के बाद इस घर के लोगों ने मुझे बहुत सहारा दिया था और कहा था कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई तो हम लोग तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे या फिर तुम्हारे साथ कोई गलत बिहेव करेंगे। जिस तरह से तुम बचपन से लेकर अब तक यहाँ पर रहती आई हो तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हारी माँ ने सारी जिंदगी हमारी सेवा की है। वह हमारे घर की एक पुरानी नौकरानी है, इसलिए हम तुम्हारी जिंदगी की आगे की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। जब तक हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे परिवार में नहीं करवा देते तब तक हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी, बल्कि हम तो तुम्हारी शादी के बाद भी तुम्हें अपनी बेटियों की तरह ट्रीट करेंगे। तुम जानती हो कि हमने कभी अपनी बेटी और तुम में किसी तरह का कोई फर्क नहीं समझा है, इसलिए तुम अपनी माँ की कमी कभी भी महसूस मत करना। इस तरह मेरा बचपन से लेकर जवान होने तक का सफर बहुत अच्छा और खुशहाल गुजरा था। इस घर में मैं अपनी माँ की जगह नौकरानी का काम किया करती थी। हाँ, मगर जिस तरह मेरी माँ घर के काम का सारा लोड अपने कंधों पर उठाती थी मुझ पर इतना कम नहीं डाला गया था। मैं सिर्फ खाना बनाया करती थी। मैं कॉलेज जाती थी, इसलिए कमरे में जाकर अपनी पढ़ाई भी किया करती थी। खाना बनाना मेरी अपनी खुशी था। मैं किसी के जोर जबरदस्ती में काम नहीं करती थी।
मुझे खाना बनाने का शुरू से ही बहुत शौक था, क्योंकि मैंने अपनी माँ को ज़्यादातर खाना बनाते हुए देखा था और मेरे हाथ का खाना घर के सारे लोगों को पसंद भी बहुत आता था। नम्रता और मैं अपनी हर बात एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। मेरी माँ के मरने के बाद इन लोगों ने कभी भी मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होने दी थी, बल्कि माँ के मरने के बाद तो इन लोगों ने मेरा और भी ज़्यादा ध्यान रखा था। मैं मालकिन को बड़ी माँ कहकर बुलाया करती थी, क्योंकि वह मुझसे अपनी बेटियों की तरह प्यार किया करती थी। कई साल इसी तरह से गुजर गए थे। बड़ी माँ मुझसे कहा करती थी कि तुम हमेशा नम्रता के साथ रहा करो, तुम जानती हो ना कि वह कितनी बड़ी स्टूपिड है। बड़ी माँ मुझे अच्छी तरह से जानती थी। वह मुझे अपनी बड़ी बेटी समझा करती थी और मैं बिल्कुल अपनी माँ की ही तरह समझदार थी। इसलिए वह चाहती थी कि मैं हमेशा उनकी बेटी के साथ किसी साए की तरह रहूं, क्योंकि मैंने कई बार नम्रता को मुसीबत से बाहर निकाला था। बचपन में भी एक बार जब हम दोनों अपनी क्लास में थे तो एक लड़की ने नम्रता को बेवकूफ़ बनाया था। उसने नम्रता से उसकी खूब तारीफ की और इस तरह वह उसकी दोस्त बन गई और कई दिनों तक वह उसको दोस्त बनाकर अपनी बातों में लेती रही। नम्रता से उस लड़की का दोस्ती करने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि वह नम्रता का सबसे खूबसूरत और कीमती पेंडेंट लेना चाहती थी, जो उसे बहुत पसंद आ रहा था। वह डायरेक्टली तो उससे बोलकर उसका वो पेंडेंट नहीं ले सकती थी, इसलिए उसने सोचा कि वह नम्रता को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा ले और फिर नम्रता खुद ही उसे अपना पेंडेंट उतार कर दे दे। उसने एक दिन नम्रता को अपनी परेशानियां सुनाई और वह कहने लगी कि तुम तो बहुत खूबसूरत पेंडेंट पहन रही हो, यह तो बहुत कीमती होगा। नम्रता ने उसे बता दिया था कि वह पेंडेंट पूरे 80,000 रुपये का है और यह पेंडेंट उसके पापा ने उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। वह लड़की कहने को तो खुद भी एक अमीर परिवार की थी, लेकिन उसने झूठ बोलकर नम्रता से पेंडेंट लेना चाहा। नम्रता से वह कहने लगी कि मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, वह घर में बीमार पड़े हुए हैं, जबकि मेरी माँ भी बूढ़ी हो चुकी है। घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, मुझे अपनी फीस भी जमा करनी है। प्रिंसिपल हर रोज मुझसे यही कहती है कि जल्दी से अपनी फीस भर दो, वरना हम तुम्हारा स्कूल से नाम काट देंगे। वह रो रो कर यह बात नम्रता को बता रही थी और उससे कह रही थी कि काश मेरे पास तुम्हारे जैसा ऐसा पेंडेंट होता तो मैं उसे बेचकर जल्द से जल्द अपनी स्कूल की फीस जमा करवा देती और अपने पापा का भी इलाज करवा देती। नम्रता उसकी बातों में आ गई थी और उसने अपना पेंडेंट उतारकर उसे दे दिया। उस लड़की ने नम्रता से कहा था कि तुमने मुझे पेंडेंट दिया है, यह बात किसी को मत बताना। इसलिए नम्रता अपना गला छुपाए छुपाए फिरती थी, क्योंकि घरवाले ये बात नोटिस करते थे कि वह अपने गले में पेंडेंट पहन रही है या नहीं, क्योंकि बचपन से ही वह इस पेंडेंट को पहनती आई थी। एक दिन मैंने ये बात नोटिस कर ली कि नम्रता के गले में पेंडेंट नहीं है, इसलिए मैंने उससे सवाल किया कि तुम्हारा पेंडेंट कहाँ चला गया? क्या तुमने कहीं गिरा दिया या फिर तुम पहनना भूल गई हो? मेरी बात सुनकर नम्रता बहुत घबरा गई थी और अपने गले को छुपाने की कोशिश करने लगी। उसके चेहरे पर आता हुआ पसीना और उसके चेहरे पर आने वाली घबराहट देखकर मैं समझ गई थी कि उसने जरूर कोई बेवकूफ़ी दिखा दी है। मैंने कहा कि मुझे बताओ, तुम्हारा पेंडेंट कहाँ है? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैंने उसे तसल्ली दिलाई थी कि तुम मुझे इस बारे में बता सकती हो। मेरे जिद करने पर मुझे नम्रता ने बता दिया था कि उसने उस लड़की की मजबूरी सुनकर अपना पेंडेंट उसे दे दिया है। मैंने कहा था कि तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। तुम नहीं जानती कि वह पेंडेंट तुम्हें तुम्हारे पापा ने बर्थडे में गिफ्ट दिया था। वह तुम्हारे लिए बहुत कीमती था। तुम्हें इस तरह से उस लड़की को वह पेंडेंट नहीं देना चाहिए था। मेरी बात सुनकर नम्रता रोने लगी और कहने लगी कि प्लीज़ इस बारे में मम्मी पापा को मत बताना। उस समय हम दोनों छोटे थे और हम अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा कोई फैसला नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने बड़ी माँ और अंकल को जाकर सब कुछ बता दिया था। उन्हें नम्रता की इस बेवकूफ़ी और भोलेपन पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम स्कूल में जाकर उस लड़की से पेंडेंट मांग लेना। अगर वह लड़की तुम्हें पेंडेंट दे देती है तो ठीक है, और अगर नहीं दिया तो फिर हम लोग उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बेटी ने अपनी मर्जी से वह पेंडेंट उसे दिया है। भले ही हमारी बेटी उस लड़की की बातों में आ गई थी, मगर आगे से तुम्हें हमारी बेटी का बहुत ध्यान रखना है कि वह स्कूल में किसी अनजान से दोस्ती ना करें
और ना ही किसी अनजान के साथ ज्यादा बातचीत करे, क्योंकि वह बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाती है। मैंने अंकल और बड़ी माँ को भरोसा दिलाया था कि मैं हमेशा नम्रता का ख्याल रखूंगी और आगे उसे इस तरह की कोई गलती नहीं होगी। फिर मैं हमेशा नम्रता के साथ रही और मैंने उसका बहुत ख्याल रखा। वह कभी भी कोई बेवकूफ़ी करने की कोशिश करती तो मैं उसे रोक लिया करती थी, और मेरी यह आदत अंकल और बड़ी माँ को बहुत पसंद आई थी। उन्हें मुझसे ज्यादा कोई भी अपनी बेटी के लिए भरोसेमंद नहीं लगता था। इस तरह मेरा और नम्रता का बचपन एक साथ गुजर गया था और धीरे धीरे हम जवान हो गए थे। हम लोगों की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और अब हम लोगों का ज्यादातर टाइम घर में ही गुजरता था, क्योंकि नम्रता की बेवकूफ़ी की वजह से बड़ी माँ और अंकल ने हम दोनों को घर से बाहर निकलने की ज्यादा परमिशन नहीं दी हुई थी। क्योंकि जवानी के समय भी नम्रता एक ऐसी गलती दोबारा कर चुकी थी जब हम सब लोग बड़ी माँ के दोस्त के बेटे की शादी में गए थे और वहां जाने के बाद एक लड़के ने नम्रता को पसंद कर लिया था और वो इशारों से नम्रता को एक तरफ कोने में ले गया था। वहां जाने के बाद उसने नम्रता की खूबसूरती की बहुत तारीफ की और उसने कहा कि मैं तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे दोगी? मैं कॉल पर तुम्हें अपने दिल का हाल बता दिया करूंगा। तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। बिना कुछ सोचे समझे ही और सिर्फ पहली मुलाकात में 2-3 दिन बातचीत से नम्रता ने उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया था। और जब हम लोग शादी से घर वापस आए तो उस लड़के ने नम्रता के नंबर पर कॉल करनी शुरू कर दी, जबकि उस समय नम्रता बाथरूम में कपड़े चेंज कर रही थी और उसका मोबाइल मेरे पास रखा हुआ था। मैंने जब बात की तो उसने नम्रता का नाम लेकर मुझे पुकारा था और वह कहने लगा कि तुम्हारा बहुत बहुत एहसान कि तुमने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया। तब मैंने उस लड़की से बात की और मैं समझ गई थी कि नम्रता इस लड़की की भी बातों में आ गई है और उसे अपना मोबाइल नंबर दे बैठी, क्योंकि वह लड़का नम्रता से प्यार भरी मोहब्बत भरी बातें करके उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहता था। मैंने उस लड़की को डांटना शुरू कर दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस नंबर पर कॉल करने की। उस लड़के ने मुझसे बहस करनी शुरू कर दी कि तुम कौन हो और मेरी नम्रता से बात करवाओ, क्योंकि उसने मुझे अपनी मर्जी से यह नंबर दिया है और उसने कहा था कि मैं उसे कॉल करूंगा तो वह मुझसे बात करेगी। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। मैंने नम्रता को बहुत डांट लगाई थी। उसने कहा कि मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह मुझसे प्यार भरी बातें कर रहा था और बड़ी मासूमियत के साथ मुझसे नंबर मांग रहा था, तो मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। मैंने कहा कि बेवकूफ़ लड़की, अगर तुमसे कोई भी तुम्हारा नंबर मांगेगा तो तुम क्या उसे दे दोगी? तुम नहीं जानती कि यह लड़का तुम्हारा गलत फायदा भी उठा सकता है। जैसे तैसे मैंने नम्रता का उस लड़की से पीछा छुड़ाया था। बड़ी माँ और अंकल को मैंने यह बात पता नहीं चलने दी थी, वरना तो वह नम्रता को बहुत डांटते। इस तरह मैं नम्रता का बहुत ख्याल रखा करती थी, क्योंकि वह कभी भी और किसी भी समय बेवकूफ़ी दिखाने से बाज नहीं आती थी। बड़ी माँ ने अपनी बेटी को इतने लाड़ प्यार से पाला था कि उसने कभी घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया था। उसका काम सिर्फ इतना ही होता था कि पढ़ाई करनी और सारा दिन घर में आराम करना और इधर उधर टहलना, जबकि मैं घर में खाना बनाया करती थी और 1-2 काम भी कर लिया करती थी। मुझे इसके बदले में पैसे तो नहीं मिलते थे। हाँ, इन लोगों का इतना एहसान ज़रूर था कि यह लोग बचपन से लेकर अब तक मेरी परवरिश कर रहे थे। फिलहाल जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी, लेकिन अब हम दोनों जवान होने लगे थे। नम्रता बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए उसके रिश्ते भी आना शुरू हो गए थे। मगर बड़ी माँ और अंकल को इसी बात का डर था कि अगर उन्होंने नम्रता की शादी कर दी और ससुराल में जाने के बाद भी नम्रता ने कोई बेवकूफ़ी दिखाई तो इस तरह उसका घर बर्बाद हो सकता है। इसलिए वो लोग अभी उसकी शादी करने के बारे में गहरी सोच विचार में पड़े हुए थे। मगर अंकल का कहना था कि अभी हमारी बेटी के रिश्ते आ रहे हैं तो हमें उसकी शादी कर लेनी चाहिए। लोग नम्रता की खूबसूरती की बहुत तारीफ करते हैं और इसी वजह से उसके रिश्ते भी आ रहे हैं। बड़ी माँ कहती थी कि भगवान ने हमारी बेटी को खूबसूरती तो भरपूर दी है, अगर भगवान इसे थोड़ी सी अक्ल भी दे देता तो आज हमें इसकी शादी करने के बारे में इतने सोच विचार न करने पड़ते। नम्रता को अब इसी तरह के ताने पड़ने लगे थे और अब वह बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी, क्योंकि उसकी शादी की उम्र थी। इस तरह तो उसके माता पिता उसे घर में नहीं बिठा सकते थे। एक न एक दिन तो उनको उसकी शादी करनी ही थी, इसलिए उनके कुछ रिश्तेदारों ने उनको बिल्कुल यही बात समझाई थी
और फिर उन्होंने अपनी बेटी की शादी करने का फैसला कर लिया था। मगर कहीं ना कहीं वो इस बात से बहुत परेशान थे कि शादी के बाद उनकी बेटी का क्या बनेगा, कहीं शादी के बाद उसका घर जल्द ही ना उजड़ जाए। और फिर इस दौरान नम्रता के लिए एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे का रिश्ता आया था। उन लोगों ने नम्रता को शादी में देखा था और वो लोग नम्रता को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे और अंकल पर बहुत जोर डाल रहे थे कि वह अपनी बेटी की शादी उनके बेटे के साथ कर दे। वह इसी डर की वजह से नम्रता की शादी नहीं कर रहे थे, मगर उनको लोगों ने यह भी तसल्ली दी थी कि हो सकता है कि शादीशुदा जिंदगी में कदम रखने के बाद नम्रता सही और समझदार लड़की बन जाए, क्योंकि बहुत सी लड़कियां जो शादी से पहले बचपना जाहिर करती हैं वह शादी के बाद जिम्मेदारियों में घिरकर समझदार बन जाती हैं, और नम्रता भी शादी के बाद जरूर बदल जाएगी। उन लोगों की बात बड़ी माँ और अंकल को बिल्कुल ठीक लगती थी, इसलिए उन्होंने नम्रता का रिश्ता उस बिजनेसमैन के बेटे के साथ तय कर दिया। मगर मैं हैरान तो उस समय हुई थी जब वो लोग रिश्ता पक्का करने के लिए यहाँ आए थे। तभी वह नम्रता के लिए ढेर सारे जेवर और कपड़े लेकर आए थे और बहुत सारे गिफ्ट्स भी थे। लड़का भी बहुत हैंडसम था और वो लोग बहुत अमीर थे। मेरी तो उन लोगों को देखकर आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि वो लोग नम्रता से बहुत प्यार कर रहे थे। नम्रता को देखकर मेरी आंखों में भी शादी के सपने सजने लगे थे और मैं चाहती थी कि मुझे भी ऐसी ही ससुराल मिले। मगर इस घर में रहते हुए मैं यह भूल जाती थी कि मैं भले ही इस घर में रहती हूँ, लेकिन मैं रहूंगी तो इस घर की नौकरानी ही। इसलिए यह ख्याल तो मैं अपने दिल में ही दबा लिया करती थी कि मुझे भी नम्रता के जैसी ही ससुराल मिलेगी, क्योंकि अमीर लड़कियों के रिश्ते हमेशा अमीर परिवार में लगते हैं, जबकि मैं तो गरीब नौकरानी की बेटी थी। मेरी शादी तो किसी गरीब परिवार के लड़के के साथ ही होनी थी, या फिर ऐसा होता कि मेरी शादी किसी मेरे ही क्लास के लड़के से हो जाती। इससे ज्यादा बड़े सपने मैं नहीं देख सकती थी। अभी तो मैं इन लोगों के काम आ रही थी, क्योंकि मैं उनकी बेटी के हमेशा साथ रहती थी और उसका ख्याल रखती थी। अब जब नम्रता अपनी ससुराल की हो जाएगी तो ना जाने मेरा इस घर में क्या होगा। मैं तो अकेली रह जाऊंगी। सारा दिन मैं यही सब सोचती रहती थी। नम्रता की ससुराल में उसके होने वाले सास ससुर, पति और सिर्फ उसका एक छोटा भाई था, और वो लोग इतने अमीर थे कि उनके घर में दुनिया की हर चीज मौजूद थी। वहां पर तो नम्रता के लिए इस घर से भी ज्यादा आराम था। मैं हमेशा यही सब सोचती रहती थी। नम्रता का रिश्ता तय हुए पूरे 5 महीने गुजर गए थे। इस बीच नम्रता का होने वाला पति उससे फोन पर बात करने लगा था। वह उससे बात करता तो वह खूब हंसती थी। अब ना जाने क्यों मुझे नम्रता से जलन महसूस होने लगी थी, क्योंकि वह तो पहले से ही एक अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। अब और ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए अपनी ससुराल जाने वाली थी, और एक मैं थी जिसने सारी जिंदगी इस घर में नौकरानी बनकर गुजारी थी और आगे भी नौकरानी ही बनकर जिंदगी गुजारनी थी। अब मैंने नम्रता का ध्यान रखना बंद कर दिया था और उसकी बेवकूफ़ी भरी हरकतों पर मैं उसे रोकते टोकती भी नहीं थी, क्योंकि वह अपने होने वाले पति के साथ भी बेवकूफ़ी भरी बातें करती थी। एक दिन उसका होने वाला पति फोन पर उसे कह रहा था कि तुम शादी के बाद मेरे घर वालों को अपने घर वालों की तरह समझना और मुझे भी खूब प्यार करना। उसकी बात सुनकर नम्रता कहने लगी, लेकिन मैं आपके घर वालों का ख्याल कैसे रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो खाना बनाना तक नहीं आता। उसकी बात सुनकर वह हंसने लगा था और कहने लगा था कि तुम तो बहुत मासूम हो, भला तुम्हें हम लोगों को खुश रखने के लिए खाना बनाने की क्या ज़रूरत है, जबकि हमारे घर में तो ढेर सारे नौकर मौजूद हैं। अंकल और बड़ी माँ को यह बात नहीं पता थी कि नम्रता अपने होने वाले पति से फोन पर बात भी करती है, मगर एक दिन उसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से यह बात भी उनके सामने जाहिर कर दी थी। जब सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और नम्रता के मोबाइल पर उसके होने वाले पति की कॉल आई, तो उसने ये बात छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी यह बात तुम लोगों के सामने इस तरह आ गई कि फ़ोन आते ही उसने फ़ोन रिसीव करके बता दिया कि मैं अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खा रही हूँ, फ़ोन मत करो वरना मेरे मम्मी पापा समझ जाएंगे कि मेरी बात तुमसे होती है। जबकि हम सब लोग अपनी आंखों के सामने अमृता को यह बात कहते हुए देख रहे थे। उस हिसाब से उन लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था कि वह अपने होने वाले पति से बात कर रही है, और फिर उन्होंने मुझे इस पहरे पर लगा दिया था कि नम्रता अगर अपने होने वाले पति से
कोई भी गलत बात करे तो उसे समझाओ और उसे गलती करने से रोको, क्योंकि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से उसका रिश्ता भी खत्म हो सकता है। उन लोगों ने अब नम्रता की शादी जल्द से जल्द करने का फैसला कर लिया था, मगर मैंने ठान लिया था कि अब मैं नम्रता को कोई भी गलती करने से नहीं रोकूंगी। अगर उसकी बेवकूफ़ी की वजह से उसका रिश्ता खत्म होता है तो होता रहे। उसकी शादी होने में मेरा तो कोई फायदा नहीं था। जो कुछ था वह उसको ही मिलने वाला था। मेरा क्या था, मैं तो खाली हाथ और खाली हाथ ही रह जाने वाली थी। मैंने अब नम्रता से दूरी बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि जिसने उसके शादी के दिन करीब आ रहे थे उतनी ही मुझे उससे जलन महसूस होने लगी थी कि वह इतने अच्छे परिवार में शादी करके क्यों जा रही है। धीरे धीरे नम्रता की शादी के दिन करीब आ गए थे। मुझे उसकी शादी की बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। फिर एक दिन बड़ी माँ ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ी थी। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने मुझसे कहा कि दीपिका, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए उसकी ससुराल में चली जाओ। दरअसल हम लोगों ने फैसला किया है कि तुमने सारी जिंदगी उसका बहुत ख्याल रखा, उसको बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया है, इसीलिए आने वाले समय में भी तुम उसका साथ दो। हम तुम्हें नम्रता के साथ दहेज में यहाँ से विदा करके उसकी ससुराल भेजेंगे। वहाँ जाने के बाद तुम नम्रता की पर्सनल नौकरानी रहोगी, उसका ख्याल रखोगी और उसे हर गलत काम करने से रोकेगी। हमें तुम पर बहुत भरोसा है। हम जानते हैं कि तुम्हारे होते हुए कभी भी मेरी बेटी का घर खराब नहीं होगा। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारा यह काम करने के लिए तैयार हो? क्योंकि जिस तरह से तुम इस घर में रहती आई हो, उसी तरह से तुम्हें शादी के बाद नम्रता की ससुराल में भी रहना होगा। बचपन से ही तुम उसकी सहेली रही हो, वह तुमसे बहुत अटैच है। तुम उसके साथ ससुराल जाओगी तो वह भी वहाँ कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगी। बड़ी माँ की बात सुनकर जैसे मैं तो एक अजीब से कन्फ्यूज़न का शिकार हो गई थी। मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे कि मैं उनसे क्या कहूँ। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आपके कहने के मुताबिक नम्रता के साथ चली जाऊंगी, मगर क्या उसके ससुराल वाले यह बात बर्दाश्त कर सकेंगे कि नम्रता अपने साथ दहेज में एक नौकरानी लेकर आई है? मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि इस बारे में हम लोगों ने उनसे पहले ही बात कर ली है। हमने उन्हें यही बताया है कि हम अपने घर की नौकरानी, जो बचपन से ही नम्रता के साथ रही है, उसी को हम उसके साथ ससुराल में भेज रहे हैं, क्योंकि वह उसके साथ बहुत अटैच रही है। अब शायद अगर वह उससे अलग होगी तो उसके दिल को सदमा भी पहुंच सकता है। बस अपनी बेटी की खुशियों की खातिर हम यहाँ से लड़की आपके घर भेजना चाहते हैं। उन लोगों का कहना है कि पहले से ही हमारे घर में काफ़ी सारे नौकर हैं। अगर एक नौकरानी और आ जाएगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी कि तुम्हें वहाँ जाकर भी यहीं जैसा सुख मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने उनसे बात कर ली है कि तुम हमारे घर की नौकरानी की बेटी नहीं बल्कि हमारी ही फैमिली का एक मेंबर हो, इसलिए वह तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। बड़ी माँ की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गई थी, क्योंकि मैं भी उस घर में अब नम्रता के साथ साथ जाने वाली थी। मैं यह तो नहीं जानती थी कि यह खुशी मेरे दिल में क्यों आ रही है। हाँ, मगर इतना ज़रूर जानती थी कि वहाँ जाने के बाद मुझे भी अपना मकान काम नम्रता के जैसा करना है। मैं भी उस घर में एक मालकिन की तरह रहना चाहती हूँ। और फिर कुछ समय गुजरने के बाद नम्रता की शादी हो गई। वह विदा होकर अपनी ससुराल आ गई थी और उसके साथ साथ मुझे भी भेज दिया गया था। उसकी ससुराल जाकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि यह घर नहीं बल्कि कोई बड़ा सा महल था और यहाँ पर सब लोग नम्रता को बिल्कुल महारानी की तरह ट्रीट कर रहे थे। उसका इतना ख्याल रख रहे थे कि कहीं वह जमीन पर पैर रखे तो उसका पैर गंदा ना हो जाए। कुछ ही दिनों में नम्रता इन सब लोगों की चहेती बहू बन गई थी और मुझे यह सब कुछ देख देख कर गुस्सा आता रहता था। मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती थी कि क्या मैं यह सब डिजर्व नहीं करती? क्यों मुझे एक नौकरानी बनाकर इस दुनिया में भेजा था? काश मैं नम्रता की जगह होती तो आज मैं भी इस घर में इन लोगों की चहेती बन जाती। जबकि नम्रता तो एक बेवकूफ़ सी लड़की थी। मैं पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी जो हर काम समझदारी से करती थी, मगर इन लोगों को मेरी समझदारी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। इन लोगों को तो बस हमेशा अपनी बहू ही दिखाई दिया करती थी। यहाँ पर मैं नम्रता के सारे काम करती थी, क्योंकि इस घर के सारे ही लोग अलग अलग तरह का खाना खाते थे। नम्रता भी इस घर के बनने वाले खाने से डिफरेंट खाना खाया करती थी
और मैं जानती थी कि वह किस तरह का खाना खाती थी। इसलिए मुझे उसकी सास ने ऑर्डर दिया हुआ था कि मैं उसकी पसंद का ही खाना बनाकर उसको दिया करूं। उसके खाने पीने से लेकर उसके पहनने ओढ़ने और छोटी से छोटी चीज का मुझे ख्याल रखने के लिए कहा गया था। मैं तो यहाँ आकर नम्रता की गुलाम बनकर रह गई थी। नम्रता तो एक मासूम लड़की थी। उसे यह बात अभी तक पता नहीं चली थी कि मैं उससे जलन महसूस करने लगी हूँ, जबकि वह मुझे और अपने पति के बीच की भी सारी बातें आसानी से बता दिया करती थी। और इन बातों को सुनकर मुझे उससे और भी ज्यादा जलन होती थी और बस मेरा दिल करता था कि जिस जगह नम्रता है मैं झट से उस जगह पर आ जाऊं और यह सारे सुख मेरे हो जाए। मगर ऐसा तो होना नामुमकिन था। नम्रता के पति ने उसे शादी की रात मुंह दिखाई में डायमंड का सेट दिया था, जबकि शादी के कुछ दिनों के बाद ही उसके पति ने हनीमून पर यूरोप जाने के लिए फ्लाइट के टिकट भी बुक कर दिए थे। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह बेवकूफ लड़की जो शादी से पहले मेरे बिना घर से बाहर तक नहीं निकलती थी, अब वह अगर अपने पति के साथ हनीमून पर जाएगी तो जरूर अपना रिश्ता खराब कर बैठेगी। मुझे रह रहकर गुस्सा आता था और बस मेरा मन करता था कि मैं नम्रता के साथ कुछ ऐसा कर दूं जिससे वह मेरे रास्ते से हट जाए और मैं उसकी जगह पर आ जाऊं। मगर शायद ऐसा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसका पति जान चुका था कि वह बेवकूफ लड़की है। उसे उसकी यही सादगी, भोलापन और बेवकूफीपन बहुत ज्यादा पसंद आया था और वह अपनी पत्नी के इसी रूप के साथ बहुत खुश था। एक दिन नम्रता का पति उससे कह रहा था कि आज तुम मेरी पसंद की ब्लू वाली साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हो जाओ, हम बाहर घूमने के लिए चलते हैं। नम्रता अपने पति के कहने के मुताबिक अलमारी से ब्लू कलर की साड़ी निकाल रही थी। जब मैं उसके पति के कमरे से जाते ही फौरन कमरे के अंदर चली गई और जाकर उससे उसे कहने लगी कि यह तुम कैसी बेवकूफ़ी कर रही हो, तुम पर ब्लू कलर तो अच्छा भी नहीं लगता, तुम यह साड़ी मत पहनो, इस कलर में तुम अच्छी नहीं लगती, तुम मेरी पसंद की साड़ी पहनो। मैंने उसे येलो कलर की एक सिंपल सी साड़ी पहनने के लिए कह दिया था, जो कि देखने में ज्यादा अच्छी नहीं थी। मुझे लगा था कि शायद ऐसा करने से उसके और उसके पति के बीच गलत फहमी आने की शुरुआत हो जाएगी, मगर उसके पति ने तो उसकी साड़ी बदलकर पहनने पर भी कोई गुस्से वाला रिएक्शन नहीं दिया था, बल्कि उसे येलो कलर की साड़ी में देखकर वह कहने लगा कि अच्छा हुआ तुमने यह साड़ी पहन ली, यह तुम पर ब्लू वाली साड़ी से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। मैंने उन दोनों के बीच कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की थी, मगर हर बार मैं नाकामयाब रही थी। लेकिन फिर एक दिन मुझे यह समझ आया कि क्यों ना मैं नम्रता के देवर पर डोरे डालना शुरू कर दूं। आखिरकार वह भी तो जवान और खूबसूरत है और कुंवारा है, हो सकता है कि वह मेरे प्यार के जाल में फंस जाए और इस तरह मेरी शादी उसके साथ हो जाए, तो मैं भी नम्रता के साथ साथ इस घर में ऐश करूंगी। इस घर में मुझे सारे ही लोग नम्रता की तरह प्यार करेंगे और जिस तरह नम्रता इस घर की मालकिन है, उसके बाद मैं भी इस घर की मालकिन बन जाऊंगी, इस प्रॉपर्टी की हकदार हो जाऊंगी और बहुत अमीर बन जाऊंगी। अंकल और बड़ी माँ तो मेरी शादी किसी ऐसे परिवार में नहीं करवाएंगे। क्यों ना मैं खुद ही अपनी मर्जी से नम्रता के देवर को फंसाकर शादी कर लूं। मुझे वैसे भी अब किसी के बारे में नहीं सोचना था, क्योंकि इस तरह सारी जिंदगी तो मैं नम्रता की नौकरानी बनकर नहीं रह सकती थी। अब मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना था जिससे मुझे खुशी मिल सके। इसलिए मैंने नम्रता के देवर पर डोरे डालना शुरू कर दिए। मगर एक बात जो मेरे सामने आई थी वह यह थी कि नम्रता का देवर कबीर किसी और लड़की को पसंद करता था। मुझे कबीर से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वह किसी और लड़की को भी पसंद करता है, बल्कि वह तो देखने में बहुत ज्यादा सीरियस और सीधा सा मर्द था। क्या ऐसे भी लड़के दूसरी लड़कियों को पसंद करते हैं? अब मेरे लिए यह काम और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था कि मुझे किस तरह से कबीर को अपने प्यार के जाल में फंसाना है और उससे शादी करनी है। मैं बहाने से कबीर के कमरे में जाया करती थी और उसे अपनी अदाओं के जाल में फंसाने की कोशिश करती थी। मैं चाहती थी कि मेरी खूबसूरती देखकर वह मुझ पर अट्रैक्ट हो, मगर उस पर तो जैसे कोई असर भी नहीं होता था। कबीर और नम्रता के पति में जमीन आसमान का फर्क था। नम्रता का पति तो उसे बेवकूफ लड़की पर दीवाना था, जबकि छोटा भाई तो मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखता था, जबकि मैं उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाया करती थी और बार बार उसकी पसंद के बारे में उससे पूछती रहती थी, या पूछती कि तुम्हें कोई काम तो नहीं है या तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत तो नहीं है।
मगर वह हर बार मुझसे यही कह दिया करता था कि तुम मेरी नौकरानी नहीं बल्कि मेरी भाभी की नौकरानी हो। तुम मेरे काम क्यों करोगी? एक दिन तो मैंने उसे हंसकर कह दिया था कि मुझे तुम्हारे सारे काम करना अच्छा लगता है। उसने मेरी बात को सुनकर इग्नोर कर दिया था, कोई भी जवाब नहीं दिया था। मैं देखती थी कि वह चोरी चुपके किसी लड़की से बातें किया करता था। यह वही लड़की थी जिससे वह प्यार करता था, क्योंकि कई बार मैंने उसे फोन पर प्यार भरी बातें करते हुए सुना था। मैं चाहती थी कि वह यही सारी प्यार भरी बातें मुझसे भी किया करे, इसलिए मैंने कबीर पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। मैं बार बार कबीर के कमरे में जाकर उससे बातें करने की कोशिश करती थी। उससे जान पहचान और दोस्ती बढ़ा रही थी, पर धीरे धीरे मैंने उसके साथ फ्रेंडशिप कर ली थी। मेरा ऐसा करने का मकसद यही था कि वह मेरी बातों का आदी हो जाए और फिर मैं उसे अपने काबू में कर लूं। मैं उससे पूछती थी कि तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है, तो वह मुझे बताता कि मुझे कैसी लड़कियां नहीं बल्कि एक ही लड़की पसंद है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। उसने मुझे उस लड़की का नाम तो नहीं बताया था, मगर मैं समझ गई थी कि वह उसी लड़की की बात कर रहा है जिससे वह फोन पर बातें करता था। मैंने किसी भी तरह से कबीर को उस लड़की से दूर रखने की कोशिश की, क्योंकि जब वह घर आता तो मैं कबीर के पास बार बार उसके कमरे में जाती रहती थी और जितना ज्यादा हो सकता उसे अपनी बातों में उलझाए रखती थी ताकि वह उस लड़की की कॉल रिसीव न करे। उसको मैंने अपनी इतनी आदत डाल दी थी कि वह अब धीरे धीरे उस लड़की से बात करना बंद कर रहा था, मगर उसके दिल से मोहब्बत अभी भी नहीं निकल पा रही थी और ना ही मैं अपनी मोहब्बत उसके दिल में डाल पा रही थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं जिस दिन से यहाँ पर आई थी अपने हर प्लान में नाकामयाब रही थी, मगर मुझे कुछ भी करके इस घर में अपनी जगह बनानी थी। मैं जानती थी कि कबीर जब तक मेरी मोहब्बत के जाल में नहीं फंसेगा मुझसे शादी नहीं करेगा, और उसे अपनी मोहब्बत में फंसाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। इसलिए अब मैंने एक ऐसा प्लान बनाया जो 100% असरदार होने वाला था। एक रात मैंने बहाने से कबीर को अपने कमरे में बुलाया, यह कहकर कि मुझे इस समय तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। उस समय रात के 2 बज रहे थे। कबीर मेरा अच्छा दोस्त बन गया था, इसलिए वह मेरे एक बार के बुलाने पर ही मेरे कमरे में आ गया था। मैंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया और अपना दुपट्टा एक तरफ को फेंक कर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, ये मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा है, कोई तो मुझे बचाओ। शोर की आवाज सुनकर सब लोग मेरे कमरे की तरफ आ गए थे। सब लोग मेरी उजड़ी हुई हालत और मेरी आंखों से निकलते हुए आंसू देखकर यही समझ रहे थे कि कबीर ने मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश की है। मैं तो नम्रता के गले लग गई और सब लोगों से रो रो कर कहने लगी कि इसने मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश की है। सब लोगों को इस बात पर यकीन आ गया था, जबकि कबीर कह रहा था कि यह झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा कि भला बताइए, मैं यहाँ आप लोगों की नौकरानी नहीं बल्कि नम्रता की नौकरानी हूँ, तो फिर यह आदमी मेरे कमरे में आधी रात के समय क्या करने आया है? इसे क्या हक बनता है कि यह आधी रात के समय मेरे कमरे में आकर मेरे साथ ये सब कुछ करे? इस बात का डर मैंने सब लोगों के दिलों में बैठा दिया था कि मैं अब बदनाम हो जाऊंगी। मुझसे शादी कौन करेगा? मैं यह कहकर फूट फूट कर रो रही थी। मैंने कहा कि गांव वालों को यह बात पता चल गई तो कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि बड़ी माँ और अंकल ये बात जानते थे कि मेरे कुछ रिश्तेदार गांव में रहते हैं और गांव के रिवाज तो वैसे भी बहुत सख्त होते हैं। मैं अपने रिश्तेदारों को जानती तो नहीं थी, मगर मैंने उन लोगों के नाम को अपने इस प्लान में ट्राई किया था। बड़ी मान और अंकल भी अगले दिन यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि नम्रता ने फोन करके उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। मैंने भी 1-2 लगाकर ये बात बड़ी माँ को बताई थी कि किस तरह से कबीर मेरे कमरे में आया था और उसने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की थी। मैंने रो रो कर उनसे कहा कि अब आप ही बताइए, आखिर मेरा क्या होगा, कौन मुझसे शादी करेगा? बड़ी माँ कहने लगी कि तुम परेशान मत हो, हम सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। ना जाने इन बड़े लोगों के बीच आपस में क्या बात हुई कि सब लोग मेरी शादी कबीर से करवाने पर तैयार हो गए थे और इस तरह मेरी शादी कबीर के साथ हो गई थी। मैं जानती थी कि कबीर हम दोनों की शादी से खुश नहीं है, क्योंकि वह मुझसे प्यार नहीं करता था बल्कि किसी और लड़की को चाहता था और उसी के साथ शादी करना उसका मकसद था। और अब उसके सामने मेरी भी सच्चाई खुल गई थी कि मैंने झूठ बोला था। कबीर के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी।
घरवालों ने ज़बरदस्ती मेरे साथ उसकी शादी करवा दी थी। कहने को तो वह लाख मना कर रहा था कि उसे मेरे साथ शादी नहीं करनी, मगर अब उसकी कोई भी बात चलने वाली नहीं थी, क्योंकि अब फैसला घर के बड़ों के हाथ में आ गया था। इस तरह मैं इस घर की बहू बन गई थी और मैं कबीर की पत्नी बनकर उसके कमरे में बैठी हुई उसके आने का इंतजार कर रही थी। मैं जानती